कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथ में एक चेक आता है और हमें लगता है कि बस अब तो पैसे मिल ही गए। हाँ, सारी टेंशन खत्म। लेकिन जब वो चेक बैंक में जमा होता है तो एक मैसेज आता है, इनसफिशिएंट फंड्स। और वो जो सुकून होता है ना, वो चिंता में बदल जाता है। फिर शुरू होती है असली लड़ाई कि अपने ही पैसे वापस कैसे लिए जाएं। आज हम इसी मुश्किल पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि चेक बाउंस होने पर पैसे वापस पाने के सबसे असरदार और तेज कानूनी रास्ते कौन से हैं। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ उस पुराने घिसे पिटे रास्ते की बात करना नहीं है जो सब जानते हैं। सही है। हम उन स्मार्ट तरीकों पर भी रोशनी डालेंगे जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। जैसे कि पैसे जल्दी वसूल करने के लिए सिविल यानी दीवानी विकल्प क्या हैं। बिल्कुल, हमारे स्रोतों के मुताबिक 2 मुख्य रास्ते हैं, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल। और असली जादू तब होता है जब आप दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। तो चलिए इस पूरी रणनीति को विस्तार से समझते हैं। चलिए। तो सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, क्रिमिनल केस। हाँ, क्रिमिनल केस यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत मुकदमा। इसका मेन मकसद तो सामने वाले को सजा दिलवाना है, पर इससे पैसे भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसकी शुरुआत होती है एक कानूनी नोटिस से। और देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक तरह का पहला मनोवैज्ञानिक दाव है। अच्छा जी। कई मामलों में जब दूसरे पक्ष को एक वकील के जरिए एक सीरियस लीगल नोटिस मिलता है ना, तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब बात मजाक में नहीं रही। गिरफ्तारी का डर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन सब से बचने के लिए वो पैसे लौटाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इसे हम नोटिस का प्रेशर कह सकते हैं, और ये अक्सर काम कर जाता है। लेकिन यही तो आम आदमी फंस जाता है। मान लीजिए नोटिस का कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ। सामने वाला टस से मस नहीं हुआ, केस फाइल हो गया, पर अब तो सालों तक तारीखें लगती रहेंगी। इस बीच जिसका पैसा डूबा है वो क्या करे? क्या उसे फैसले तक बस हाथ पर हाथ धरकर बैठना होगा? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। और सालों तक चलने वाले इसी इंतजार को खत्म करने के लिए 2018 में कानून में एक बहुत बड़ा और जबरदस्त बदलाव किया गया। अच्छा, क्या बदलाव? एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 143A। 143A? जी। इसे अंतरिम मुआवजा या इंटरिम कंपनसेशन कहते हैं। और यकीन मानिए, ये चेक बाउंस के केस लड़ने वालों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। एक मिनट, आप कह रही हैं अंतरिम मुआवजा, मतलब बीच में ही कुछ पैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल। मुझे तो लगा था कि जब तक केस खत्म नहीं होता 1 रुपया भी नहीं मिलता। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस सेक्शन 143A के तहत मुकदमा चलने के दौरान ही कोर्ट आरोपी को आदेश दे सकती है कि वो चेक की रकम का 20% हिस्सा 20%? हाँ, 20% हिस्सा शिकायतकर्ता को 60 दिनों के अंदर दे। 60 दिनों के अंदर? जी। और जरूरत पड़ने पर कोर्ट ये समय 30 दिन और बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अरे वाह! 1 मिनट, मतलब अगर केस 5 साल भी चलता है तो मुझे अपने पैसे के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। केस शुरू होते ही 20% हाथ में आ सकता है? ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। ये गेम चेंजर ही है। अब तक तो यही लगता था कि बस तारीखें ही पड़ती रहेंगी और हम चक्कर काटते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरोपी केस को लंबा खींचने की रणनीति ना अपना सके। उन्हें पता होता है कि केस फाइल होते ही उन्हें 20% तो देना ही पड़ेगा, तो वो समझौते के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। सही बात है। और हाँ, अगर आखिर में आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो अदालत उस पर चेक की रकम से 2 गुनी राशि तक का जुर्माना लगा सकती है। डबल अमाउंट का? जी। और जुर्माने की ये पूरी रकम मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को ही मिलती है। अच्छा, तो ये सजा और जुर्माने वाला रास्ता तो समझ आ गया। और ये 20% वाली बात तो सच में कमाल की है। लेकिन सच कहूं तो हर किसी को सामने वाले को जेल भेजने में दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें तो बस अपने पैसे वापस चाहिए, वो भी जल्दी। सही है। क्या उनके लिए कोई दूसरा सीधा रास्ता है? निश्चित रूप से है, और ये वो रास्ता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अच्छा। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलना है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CPC के ऑर्डर 37 के तहत एक दीवानी अदालत में समरी सूट दायर किया जा सकता है। समरी सूट? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। नाम ही समरी है, क्योंकि ये समरी की तरह यानी संक्षेप में और तेजी से चलता है। ये नॉर्मल सिविल केस से अलग कैसे है? और ये समरी यानी तेज क्यों है? ये इसलिए तेज है क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि चेक, बिल या प्रॉमिसरी नोट जैसे मामलों में सबूत कागज पर साफ साफ मौजूद है, आपकी देनदारी लिखित में है। इसलिए इसमें आरोपी को अपना बचाव करने का सीधा मौका नहीं मिलता।
उसे पहले कोर्ट में अर्जी लगाकर इजाजत लेनी पड़ती है कि मुझे केस लड़ने दिया जाए। अच्छा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जी, और उसे कोर्ट को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उसके पास बचाव के लिए कोई बहुत ही मजबूत और असाधारण वजह है। मतलब नॉर्मल केस में तो बस जवाब दाखिल कर दो और केस लड़ना शुरू, पर यहाँ पहले इजाजत। एग्जैक्टली। और अगर उसके पास कोई ठोस वजह नहीं है या वो बस बहाने बना रहा है तो कोर्ट उसकी अर्जी खारिज कर देती है और सीधे शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुना देती है। सीधे फैसला? हाँ, उसे डिक्री कहते हैं। केस शुरू होने के कुछ ही महीनों में फैसला आपके हाथ में आ सकता है। ये लंबा खींचने वाले हथकंडों पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे शुरुआत में ही तय करना होगा कि मैं क्रिमिनल केस करूं या ये सिविल वाला समरी सूट? नहीं, और देखिए यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। क्या? आपको चुनना नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आप सेक्शन 138 जो क्रिमिनल है और ऑर्डर 37 जो सिविल है, दोनों मुकदमे एक ही समय पर एक साथ चला सकते हैं। एक मिनट, दोनों केस एक साथ? ये तो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है भी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब दो वकील, दोहरी फीस, दो अलग-अलग अदालतों के चक्कर, एक आम आदमी के लिए ये सब मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है और प्रैक्टिकल भी है। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा ज्यादा काम और खर्च वाला लग सकता है, लेकिन इसे एक निवेश की तरह देखिए। निवेश कैसे? जब आरोपी पर दोहरी कानूनी तलवार लटक रही होती है, एक तरफ से जेल जाने का डर जो क्रिमिनल केस से है, और दूसरी तरफ से तुरंत प्रॉपर्टी जब्त होने का खतरा, वो सिविल डिग्री से। बिल्कुल। तो इस पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है वो जबरदस्त होता है। ज्यादातर मामलों में आरोपी कुछ ही महीनों में समझौते की टेबल पर आ जाता है। अच्छा, तो आपका मकसद दोनों केस को सालों तक लड़ना नहीं, बल्कि इस दोहरे दबाव का इस्तेमाल करके अपने पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाना है। आखिर में ये ज्यादा सस्ता और तेज साबित होता है। समझ गया। मतलब ये एक रणनीति है, एक चेकमेट मूव आप कह सकते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कि मैं इस दोहरी रणनीति के लिए तैयार हूं, तो फिर शुरुआत कहां से की जाए? चलिए एक आम दुकानदार रमेश जी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने उन्हें 2 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए चेक दिया और वो बाउंस हो गया। अब रमेश जी को क्या करना चाहिए? क्या हम उनके लिए एक आसान सा एक्शन प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल। रमेश जी के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान ऐसा होगा, और इसमें सबसे जरूरी है टाइमलाइन का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, जैसे ही चेक बाउंस हो, रमेश जी को तुरंत बैंक जाकर रिटर्न मेमो लेना है। ये एक छोटी सी स्लिप होती है जिस पर बैंक लिख कर देता है कि चेक क्यों बाउंस हुआ। जैसे फंड्स नहीं थे या साइन मैच नहीं हुए। जी, ये मेमो आपके केस का सबसे जरूरी सबूत है। ठीक है, मेमो मिल गया। अब दूसरा कदम, लीगल नोटिस। मेमो मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर रमेश जी को एक वकील के जरिए आरोपी को एक कानूनी नोटिस भेजना होगा। ओके। इस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि 15 दिनों के अंदर पैसे लौटा दो, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये 30 दिन की समय सीमा बहुत सख्त है। अगर ये निकल गई तो क्रिमिनल केस करने का हक खत्म हो सकता है। अच्छा, मतलब 30 दिन में नोटिस भेजना ही भेजना है। हाँ। अब तीसरा कदम, इंतजार करना होगा, है ना? बिल्कुल। तीसरा कदम है 15 दिन का इंतजार। कानून आरोपी को नोटिस मिलने के बाद पैसे चुकाने के लिए 15 दिन का समय देता है। और अगर 15 दिन में भी पैसे नहीं आए तब क्या? तब आता है चौथा और असली कदम, केस दायर करना। जैसे ही वो 15 दिन खत्म होते हैं, उसके अगले 30 दिनों के अंदर रमेश जी को कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। और यहीं पर वो दोनों केस, यानी सेक्शन 138 का क्रिमिनल केस और ऑर्डर 37 का सिविल समरी सूट एक साथ फाइल कर सकते हैं। फिर से ये 30 दिन की डेडलाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो 20% वाला मैजिक कब शुरू होगा? वो है पांचवा कदम, 143A का आवेदन। अच्छा। जैसे ही क्रिमिनल केस कोर्ट में दर्ज होता है, रमेश जी के वकील को तुरंत एक अलग से अर्जी लगानी होगी कि हमें चेक अमाउंट का 20% अंतरिम मुआवजा दिलाया जाए। ये अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए मांग करनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि इसके लिए अलग से अर्जी देनी पड़ेगी। जी, ये कदम भूलना नहीं है। ये पूरा एक्शन प्लान तो बहुत क्लियर है, लेकिन ये डेडलाइंस थोड़ी डरावनी है। 30 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन। एक भी चूके तो खेल खत्म। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि चेक बाउंस होते ही आलस नहीं करना चाहिए। तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कानून उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकारों को लेकर सजग और समय के पाबंद होते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत असरदार लग रहा है,
लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां ये कानून, खासकर सेक्शन 138, लागू ही नहीं होता? कोई कैच या कोई शर्त? हाँ, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी साफ तौर पर है। क्या है वो? सेक्शन 138 तभी लागू होता है जब चेक किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज यानी लीगली एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए दिया गया हो। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पैसे के बदले में कोई लेन देन होना चाहिए था। एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए मैंने आपको जन्मदिन पर 50,000 रुपए का चेक तोहफे में दिया, और वो बाउंस हो गया? तो आप मुझ पर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक गिफ्ट था, कोई कानूनी कर्ज नहीं। अच्छा। लेकिन अगर मैंने आपसे 50,000 रुपए का माल खरीदा था और उसके पेमेंट में दिया गया चेक बाउंस हुआ, तो ये एक कानूनी कर्ज है और तब आप बिल्कुल केस कर सकते हैं। समझ गया। ये प्रावधान कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ताकि लोग दान या तोहफे में दिए चेक को बाउंस कराकर किसी को परेशान न कर सकें। और समझौते की क्या गुंजाइश लेती है? क्या ज्यादातर मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाते हैं? बिल्कुल, जब आरोपी पर क्रिमिनल केस और सिविल सूट का दोहरा दबाव पड़ता है और उसे दिखता है कि 20% तो तुरंत देना ही पड़ेगा, जेल भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी नीलाम हो सकती है, तो वो अक्सर समझौते के लिए तैयार हो जाता है। कई मामले लोक अदालत या मध्यस्थता के जरिए सुलझते हैं और समझौते के समय आप अपनी मूल रकम पर इतने समय का ब्याज भी मांग सकते हैं। ये आपका हक है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से ये तो साफ है कि चेक बाउंस होने पर घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है। कानून ने हमें बहुत मजबूत हथियार दिए हैं। जी। सिर्फ एक क्रिमिनल केस का रास्ता ही नहीं है, बल्कि पैसे जल्दी वसूलने के लिए समरी सूट जैसा एक फास्ट ट्रैक सिविल रास्ता भी है। और सेक्शन 43A के तहत मिलने वाला 20% अंतरिम मुआवजा तो सच में एक बहुत बड़ा सहारा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन दोनों रास्तों की जानकारी होना और उनका एक साथ रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करना पैसे वापस मिलने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। सही बात है। सही समय पर उठाया गया सही कानूनी कदम मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकता है। यह सिर्फ कानून की जानकारी नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखने की एक कला है। ये पूरी प्रक्रिया तो हमने समझ ली, क्या करना है और कैसे करना है ये अब साफ है। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या? वो जो सबसे पहला कदम है, लीगल नोटिस भेजना, हम उसे अक्सर एक फॉर्मेलिटी मान लेते हैं। पर क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या उस नोटिस में लिखे गए शब्द, उसमें दिए गए फैक्ट्स आपके पूरे केस की नींव रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक मजबूत और चतुराई से लिखा गया नोटिस केस को कोर्ट तक जाने से पहले ही आपके पक्ष में खत्म कर सकता है? या फिर अदालत में वो 20% अंतरिम रकम पाने के लिए कौन सी दलील सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है? इस पर और सोचना शायद अगला कदम हो सकता है।